हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे बनते हैं, कितने फिलहाल हमारे भारत में, इन सब के बारे में हमने डिस्कस। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि पेमेंट्स बैंक क्या होते हैं, पेमेंट्स बैंक किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पहली बार बनाए गए और पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना, फिलहाल कितने पेमेंट बैंक है, क्या इनकी स्पेसिफिक क्या क्वालिटीज होती हैं, और अगर हम इन पेमेंट बैंक की बात करें तो कितने कैपिटल के साथ इनको बनाया जा सकता है। सारी बातें यहां पर समझने वाले हैं। और भारत में पेमेंट बैंकों में जैसे हम बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक की, एयरटेल पेमेंट बैंक की और पेटीएम पेमेंट बैंक जो हाल ही में बंद किया गया है, इनके आगे पेमेंट शब्द लगाना क्यों जरूरी है, सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है भाई, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी समझ के लिए। अगर एग्जाम की बात करें तो आईबीपीएस आरआरबी का कोई पेपर हो, आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंकों का हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का पेपर हो, नाबार्ड का पेपर हो, इन सब में तो इन बैंकों से सवाल पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे भी सवाल काफी पूछे जाते हैं। करंट में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि करंट में अगर कोई इशू ऐसा बनता है जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद किया गया तो इससे भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो करंट से संबंधित हो या पहले का संबंधित हो, सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, यहां पर सब कुछ समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पेमेंट बैंक क्या होता है। जिस प्रकार बाकी के पेमेंट बैंक बनाए जाते हैं उस प्रकार इनको भी बनाया जाता है। एक आम आदमी की वित्तीय फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं उसमें सुधार लाने के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए आम आदमी के लिए विशेषकर यह बैंक बनाई जाती है। अगर बनाने की बात करें कि किस कमेटी की सिफारिश पर इनको रिकमेंडेशन दिया गया कि आप बैंक बनाइए, दरअसल एक कमेटी का नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम है नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर पेमेंट्स बैंक को बनाया गया भारत में पहली बार। पेमेंट बैंक के अलावा अगर आपसे पूछे कमेटी तो आपको कुछ कमिटीज याद रखनी होंगी जो एग्जाम में सीधा एक सवाल आएगा और एक नंबर या जो नंबर 2 का हो तो एक क्वेश्चन आपका सीधे बनेगा। जैसे आपसे पूछता है आरबीआई की कमेटी बताइए जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया हो, तो आरबीआई की कमेटी का नाम है हिल्टन यंग कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। इस हिल्टन यंग कमीशन, चूंकि ये दोनों लोग अलग अलग होते हैं, इन्हें रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। 1937 में इसे लेके आई फिर मुंबई, तब से लेकर आज तक हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ये बात आप जानते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर आप बात करें तो आरआरबी, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये बनाए गए हैं नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी हमने बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको जो बनाया गया उस कमेटी का नाम आपको याद रहना चाहिए, उषा थोराट। उषा थोराट कमेटी की सिफारिश पर एक नंबर का सवाल बनेगा, सीधे नंबर मिलेगा आपको, उषा थोराट। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि अभी हम पेमेंट्स बैंक पढ़ रहे हैं, तो पेमेंट बैंक जो बनाए गए हैं ये किसकी सिफारिश पर है? नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश, नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर। आरबीआई के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे, सब कुछ एवरीथिंग ए टू जेड आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमने जो जो पढ़ा दिया है, जैसे आरआरबी पढ़ा दिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा दिया है, पेमेंट्स बैंक पढ़ा दिया, इनके बारे में जान लिया। याद रखिएगा, इनकी कमेटी बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, इसमें समझना ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सीधे नंबर आपको मिलेगा। क्या याद रखेंगे? पेमेंट बैंकों में नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर इन्हें बनाया गया है। आगे देखते हैं भाई लाइसेंस कैसे मिलता है, तो लाइसेंस जो देता है वो आरबीआई देता है, और आरबीआई पर जब अप्रूवल मिल जाता है तो दरअसल उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मिनिमम 100 करोड़ रुपीस का आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो पेमेंट्स बैंक बनाने के लिए 1000 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, केवल 100 करोड़ की जरूरत होती है। अब आपको लगेगा 100 करोड़ केवल है, हाँ जी, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए केवल ही होता है। आपके लिए, हमारे लिए ये 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके लिए बहुत कम है। जैसे
अगर हम बात करें जियो की, तो जियो ने भी बनाया, 100 करोड़ रुपीस में ये बैंक बन जाता है। ठीक है, लाइसेंस तभी मिलेगा आरबीआई के द्वारा। और आप जानते हैं कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। टर्म एंड कंडीशन में नंबर 1 के कैपिटल आपका 100 करोड़ रुपीस का चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए कितना रुपया चाहिए, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम सीरीज वाइज चल रहे हैं जैसे हमने सिलेबस आपको बताया है। ठीक है भाई, तो आप अगर आता है क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट कर दीजिए, नहीं आता है तो लेक्चर देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि कितने करोड़ से आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते हैं। 75% का वहां पर पीएसएल रखा गया। यहां पर पीएसएल की बात करें तो पीएसएल जो होता है यहां पर वो क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पात्रता क्या होगी, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज क्या है कि वो क्या एक्टिविटीज करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए यहां पर पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे हैं। पेमेंट्स बैंक में जब भी कोई नाम होगा उस बैंक के नाम के बाद पेमेंट लगाना आवश्यक है, जिससे कि कस्टमर्स को पता चल सके कि वह बैंक एक पेमेंट बैंक है। जैसे आपने देखा एचडीएफसी बैंक के आगे केवल बैंक लगा है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वह एक नॉर्मल बैंक है और जो प्राइवेट बैंकों में आता है फिलहाल। अगर बात करें पेमेंट्स बैंक की, तो पेमेंट बैंक में जब कोई नाम लिखेगा जैसे जियो पेमेंट बैंक, तो जियो के बाद पेमेंट लगाना आवश्यक है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि यहां पर टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी अलग होती हैं। यह एक छोटे प्रकार का बैंक है। वैसे तो छोटे प्रकार का बैंक हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पढ़ा था, उससे भी ज्यादा छोटे बैंक ये होते हैं। वहां पर आप जानते हैं कितनी कैपिटल, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, हम बता दें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो फाइनेंस कंपनियां, ऐसी फाइनेंस कंपनियां जो पहले से काम कर रही हो या फिर कार्ड इशू कर रही हो, फाइनेंस कंपनी हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस उनका अगर चलता आ रहा है वो हो, या टेलीकॉम कंपनी हो, इनमें से कोई भी ऐसी बैंक बना सकता है। टेलीकॉम हो, चाहे कार्ड इशू करते हो ऐसी कोई कंपनी, या फाइनेंस कोई कंपनी है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते, सॉरी पेमेंट बैंक बना सकते हैं। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस करते हो वो भी बना सकते हैं, और रिटेलर्स जो भी रहे हैं रिटेलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई है। आप इनमें से टेलीकॉम वालों को ज्यादा जानते हैं जो टेलीकॉम का काम करते हैं, इसके अलावा रिटेलर को भी आप जानते हैं, और जो फाइनेंस का काम करते हैं इसको भी आप जानते हैं। आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का बैंक बनना चाहता है तो 1000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, साथ में 15 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जब बनते हैं तो कैपिटल आप बताइए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, लेकिन वहां पर 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस लगता है। यहां पर कोई विशेष एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, यहां पर बस वह कार्ड जारी करता होना चाहिए। और अगर कोई दूरसंचार कंपनी है तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उसका क्या होना चाहिए, ऐसे में या तो कोई टेलीकॉम कंपनी हो या कितनी भी पुरानी हो, नई हो, कोई इशू नहीं है। कार्ड जारी करता हो, पुराना हो, नया हो, कोई इशू नहीं है, या कोई फाइनेंस कंपनी हो। बट यहां पर वो बाध्यता नहीं रखी गई जैसे कि 10 साल और 15 साल अन्यों में रखी गई। अगर बात करें कि स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या रहने वाला है, तो ये क्या क्या कर सकते हैं, मतलब स्कोप क्या है, वो क्या कर सकते हैं। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन है कि वह डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इशू डेबिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड को जारी कर सकते हैं। रेमिटेंस सर्विसेज दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि रेमिटेंस सर्विसेज क्या होती हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब भारत से कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के काम करता है और भारत को वापस वहां से काम करते समय वापस पैसा भेजता है यहां अपने परिवार को या यहां के अकाउंट में। मान लेते हैं अपने परिवार को भेजता है। अगर कोई विदेश में काम कर रहा है, बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं, कोई जापान जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, वहां से जो पैसा कमाएगा और उसके बाद अपने परिवार को जो पैसा भेजेगा इंडिया में, इस पैसे को ही हम रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति यहां से गया है, या वो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वो जो गया है उसको डायस्पोरा बोलते हैं।
ये टर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं भाई। तो इसके अलावा हम आपको टर्म भी समझाते चल रहे हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं कि रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस होता है कि हमारे देश के लोगों के द्वारा विदेश में जाकर कमाया गया धन वापस इंडिया में भेजना, जमा करना, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। और जो लोग यहां से जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स, उन्हें हम डायस्पोरा बोलते हैं। याद रहेगा। और अगर बात करें कि क्या ये क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, तो पेमेंट्स बैंक क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते, लोन देने का काम इनका नहीं होता है। केवल एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, और वो भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में। बात आपको समझ में आ गई है। अगर बात करें पीएसएल लिमिट, तो आप अगर लॉजिक लगाएंगे कि इसका पीएसएल लिमिट क्या हो सकता है, तो अगर लॉजिक के अनुसार देखें तो आपको पता चलेगा कि पीएसएल जो होता था वो एक प्राइमरी ऐसा सेक्टर होता था जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका एजुकेशन है, इंफ्रा है, एमएसएमई है, वीकर सेक्शन है, ये सारे सेक्टर्स जो होते हैं इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। ये यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं, इनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है सरकार को। बट आप जानते हैं कि पेमेंट बैंक चूंकि क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर रहे, मतलब लोन नहीं दे रहे, लोन देने का काम ही नहीं करते हैं, तो हम इन पर बर्डन कैसे डालें भाई। इसीलिए इन पर कोई भी बर्डन नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए यहां पर जो बाध्यता है वो 0% की है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है जो कि 1000 करोड़ के साथ बनता है, इस पर पीएसएल की लिमिट 40% थी, हमने पढ़ा दिया है। के अलावा अगर देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% की पीएसएल लिमिट थी, मतलब जितना लोन वो बांटेंगे उसमें से 75% उन्हें इस पीएसएल सेक्टर में देना पड़ेगा, यानी एग्रीकल्चर में। अच्छा, इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि एग्रीकल्चर हमने बताया, एजुकेशन हमने बताया, इंफ्रा बताया, वीकर सेक्शन बताया, एमएसएमई बताया, तो क्या उस 40% में से सारा पैसा एग्रीकल्चर में दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इनमें आगे चल करके एक चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर ही होगा पीएसएल। उसमें समझेंगे कि इनमें से भी किसमें कितना देना है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आगे चल करके हम ये चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे, उसमें पूरा A to Z आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको समझना है कि पीएसएल एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, इसमें पैसा देना अनिवार्य है। अगर बात करें रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, तो आरआरबी तो स्पेसिफिक जो बनाए गए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, तो यहां पर भी सबसे ज्यादा आपका 75% आपका क्या है? पीएसएल है। इसके अलावा अगर बात करें फॉरेन सेक्टर बैंक के लिए, फॉरेन सेक्टर बैंकों के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पर, जैसे कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। फॉरेन सेक्टर बैंकों के लिए ये लिमिट 40% है, जैसा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए है। अगर बात करें यहां पर पेमेंट्स बैंक के लिए, तो भाई पेमेंट्स बैंक के लिए यहां पर 0% रखा गया है, क्योंकि वो लोन देते ही नहीं है, और जब लोन देते ही नहीं है तो उनके लिए सेट बनाने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि फिलहाल हमारे भारत में कौन कौन से बैंक हैं जो पेमेंट बैंक हैं। थोड़ी और स्पेसिफिक बात बता दें इनके बारे में, जो आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, वो ये कि अगर आप इनमें से किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपका खुल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर आप एयरटेल में खोलना चाहते हैं तो एयरटेल का थैंक्स ऐप डाउनलोड करिए, इसमें एक बैंकिंग का कॉलम आता है, बैंकिंग पर जाकर के आप क्लिक करिए। इसके बाद आपका वहीं पर लाइव फोटो क्लिक होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका सबमिट कर दिया जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उन्हें आप सबमिट कर दीजिएगा। आपको यदि किट चाहिए कि उसमें आप चाहते हैं कि आपको पासबुक मिले, आपको एटीएम कार्ड मिले, तो इसके लिए वो आप क्लिक करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज वर्चुअल आपका चलता रहेगा। और जनरली ये लोग अकाउंट नंबर जो बनाते हैं वो मोबाइल नंबर को ही अकाउंट नंबर बना देते हैं। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस का मतलब है कि अगर आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहेगा तब भी आपसे कोई मिनिमम चार्ज करके नहीं काटेगा बैलेंस के लिए। ठीक है, आप घर बैठे खुलवा सकते हैं, इसके लिए बैंक जाने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई आप साल भर में इसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको ज्यादा डिपॉजिट करना है 20-30 लाख रुपए, तो फिर आपके लिए ये वाला अकाउंट नहीं है। यहां पर आप मिनिमम
या मैक्सिमम जो आप डाल सकते हैं वो 1 लाख रुपए डाल सकते हैं। तो थोड़ी लिमिट्स हैं, इसीलिए लोग इनके कस्टमर्स थोड़े कम होते हैं, बल्कि बाकी के ज्यादा होते हैं, जो कि वहां पर लिमिट्स नहीं, यहां पर लिमिट्स है। ये प्रैक्टिकली बता दिया। अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, खुलवा सकते हैं आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम। अब यहां पर जो हमने नंबरिंग की है वो नंबरिंग इसलिए कर दी है पहले ही, जिससे आपके दिमाग में सेटल हो जाए कि फिलहाल हमारे बैंक कितने हैं पेमेंट। तो पेमेंट बैंक की बात करें तो 5 नंबर लिखे हुए हैं, 5 ही हैं। हम चाहते तो पहले 1 बताते, 2 बताते, ऐसे करके बताते, लेकिन क्योंकि आपको याद भी कराना है, हमारा उद्देश्य सिलेबस से ज्यादा आप ये है कि हम आपकी समझ बिल्ड कर सकें, चीजें आपको याद करवा सकें, इसीलिए हमने 5 नंबर लिख दिए। ये चीजें आसानी से याद हो जाती हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां पर अगर पहला बात करें, चूंकि 5 है, सबसे पहली बात करें कि भारत में पहला पेमेंट बैंक कब और कहां खोला गया, तो याद रखिएगा पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत में सबसे पहला, जो हमने बताया ना अभी, नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिश पर जो खोला गया है, वो पहला बैंक खुला एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा बैंक है, कोई इशू नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट की सुविधा सारे बैंक देते हैं, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो बना वो बना है 2016 में। अभी बात करेंगे, दूसरा जान लेते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अभी हम जानेंगे इनका हेडक्वार्टर कहां है, इनकी स्थापना कब हुई है, सब जानेंगे, बट पहले आप नंबरिंग जान लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला बैंक है, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक, तीसरा बैंक फिनो पेमेंट बैंक, चौथा बैंक जियो पेमेंट बैंक, इसको तो जानते ही होंगे, काफी फेमस है, जियो पेमेंट बैंक। इसके बाद एक और बैंक है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। 5 बैंक याद रखने हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ये 5 बैंक हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसके बाद कि इसकी स्थापना कब हुई, तो पहला बैंक जो सबसे पहला है ये बना है 2016 में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत में पहला पेमेंट बैंक कब खुला, तो कब खुला है, 2016 में पहला। इसके बाद बात करें तो फिर खुलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2017 में। इसके बाद तीसरा बैंक नवी मुंबई में 2017 में खुलता है। इसके बाद जियो पेमेंट बैंक 2018 में खुलता है। इसके बाद अगर बात करें एनएसडीएल की तो 2018 में खुलता है मुंबई में। ओके, बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन इन 5 बैंकों के अलावा एक और बैंक था, और बैंक था पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक को टर्म एंड कंडीशन न मानने की वजह से, जैसे कि हमने अभी बताया कि उसका 1 लाख रुपए से अधिक नहीं रख सकते हैं, कुछ कंडीशंस आरबीआई की गाइडलाइंस को न मानने की वजह से इस पर एक बार 5 करोड़ रुपए का फाइन भी लगा था। लेकिन फिर भी यह टर्म एंड कंडीशन नहीं फॉलो करता था, इसी वजह से फिर इसको मौका दिया गया। मौका कैसे मिला, दरअसल इसके पास जो डेटा था, आप जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक में एक पार्टनर चाइना का भी था। जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अलीबाबा। अलीबाबा एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, ये पेरेंट कंपनी है। इसकी एक और कंपनी थी जो इसकी सब्सिडरी मानेंगे, छोटी कंपनी, वो इसमें पार्टनर थी। तो भारत सरकार को यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो, चूंकि चाइना बहुत सारे ऐसे काम करता और हमारा दुश्मन भी है, इसीलिए हमारे भारत की सरकार को लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक के चक्कर में हमारे भारतीयों का यहां से डेटा लीक हो जाए और वो चाइना पहुंच जाए। एक कारण ये भी है, इसीलिए ऑडिट करवाया गया और चीजें इंक्वायरी के दौरान पता चली कि यह टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। मौका दिया गया इसे, पहले मौका जो दिया गया था वो मार्च तक, 15 मार्च तक फाइनल इसको मौका दिया गया, लेकिन आप जानते हैं यह काम नहीं कर पाया और फेल हो गया। 15 मार्च के बाद इसकी कहानी खत्म। अब फिलहाल ये हमारा लिस्ट में नहीं आता है, इसीलिए भाई हम यहां पर नंबरिंग डाल के नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछेगा सवाल। एग्जामिनर कैसे घुमा घुमा के सवाल पूछता है, तो यहां पर ऐसे नहीं पूछेगा फिलहाल कितने बैंक है, ऐसे पूछ सकता है फिलहाल हमारे देश में पेमेंट्स बैंकों की संख्या 5 है, पहले यह संख्या 6 थी, तो बताना है कि कौन सा पेमेंट बैंक अब नहीं रहा है जिसके कारण 5 रह गए हैं, तो कौन सा पेमेंट बैंक। इसके अलावा एक और बात करें तो एक बैंक और हुआ करता था बीच में,
जिसका नाम था आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ये भी एक बैंक था, लेकिन लॉस में जाने के कारण यह बैंक 2019 में बंद कर दिया गया है। इसीलिए अगर एग्जाम में कभी यह भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक रहा है, हो सकता है कि आदित्य बिरला बैंक का ऑप्शन दे करके आपको कंफ्यूज कर डाले। लेकिन याद रखिएगा, यह भी किसी समय पर एक पेमेंट बैंक था। पेटीएम पेमेंट बैंक भी किसी समय पर था। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप जो पेटीएम यूज करते हैं वो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लेकिन जो पहले बैंक था वो बंद हुआ है, एप्लीकेशन आपका बंद नहीं हुआ है। इसके थ्रू आप अभी भी पेमेंट कर रहे होंगे और ये चलता रहेगा, इससे कोई इशू नहीं। इशू किससे था? पेटीएम पेमेंट बैंक से इशू था, वो बंद कर दिया गया है। बाकी एप्लीकेशन अभी भी काम कर रहा है। आप जानते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से यूपीआई जनरेट किया जाता है, और यूपीआई जो नंबर है आप इसके थ्रू किसी भी अकाउंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आपके चाहे 4 अकाउंट हो, 5 अकाउंट हो, सबको आप पेटीएम से कनेक्ट कर सकते हैं और जिससे पैसा चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सुविधा देता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, हमारा आएगा इंपोर्टेंट कोड्स और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये पूरा समझेंगे कि भाई कैसे कोड बनते हैं, कैसे ये काम करते हैं, आईएफएससी कोड क्या होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी ये सिस्टम क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, सबके बारे में आगे चल करके हम समझेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सारी बातें हम यहां पर समझने वाले। तो भाई यहां पर हमने 5 याद कर ली होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होंगी। 5 में एयरटेल पेमेंट बैंक पहला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दूसरा, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो गया है, फिलहाल वो वर्किंग नहीं है। देखो याद जरूर रखना है कि जो भी नाम होगा उसमें पेमेंट शब्द जोड़ना होगा, ये वहां पर इन्होंने रूल दिया हुआ है। अच्छा, कोई भी बैंक जब अप्लाई करता है तो लाइसेंस उसे मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद अब वह अपनी बिल्डिंग बनाएगा, स्टाफ इकट्ठा करेगा, तो ऐसे में उसको 18 महीने का टाइम मिलता है। लाइसेंस मिलने से 18 महीने का उसे टाइम मिलता है कि भाई अपनी बिल्डिंग बनाइए, अपना स्ट्रक्चर तैयार करिए। इस बीच अगर किसी को लाइसेंस मिला, लेकिन इस बीच 18 महीने से पहले उसका प्लान कैंसिल हो जाए कि मुझे ये बैंक खोलना ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको लाइसेंस मिला, 18 महीने का टाइम मिला, आप बिल्डिंग बना ही रहे थे, लेकिन आपका प्लान कैंसिल कि हम बैंक नहीं खोल रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक या कोई भी मतलब पेमेंट बैंक नहीं खोल रहे हैं, तो आप इस लाइसेंस को सरेंडर भी कर सकते। बैंक ओपन तब से माना जाएगा जब से आपका ये ऑपरेशन चालू कर देगा, तब से माना जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक। आगे भाई, अगर कोई आपका सवाल है जो पेमेंट बैंक से संबंधित है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी जवाब देंगे। और अपनी समझ को बिल्ड बनाने के लिए अगर अभी तक आपने बाकी के जो लेक्चर्स है पुराने वो नहीं देखे हैं, हम बिल्कुल सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो भी देखिएगा। और आपका कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आप @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, हमारा लोगो आपको मिल जाएगा, चैनल वहां पर आपको दिख जाएगा। इस चैनल पर हम डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में करवाते हैं, तो आप इससे जुड़ जाइए। बाकी इस चैनल पर आपको वीकली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर मिलता रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ जाइए। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।